आज हम जो है वहीं से कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर जहाँ हमने छोड़ा और था। मैम हमें कुछ पूछना था। हाँ बोलो। मैम आपने मतलब जितने बच्चों की वो अटेंडेंस की परसेंटेज भेजी और जितनों की नहीं मैम नहीं भेजी उनकी कितनी परसेंट है? बेटा अबव आपकी 50% है, 50-60% अबव है। मैंने उनकी अभी भेजी है जो थोड़ा सा जिनको इशू आ सकता है बाद में। अभी तो फर्स्ट मंथ है तो अटेंडेंस आप फिर भी अभी कर सकते हैं, रेगुलर ही हैं बच्चे, इसका मतलब वो बच्चे ड्यू टू नेटवर्क इशू या कुछ है जो जिस वजह से उनकी कॉल जो है वो नहीं हो पाती है कंप्लीट, या जो भी रीज़न है वो उनमें आते हैं। मैं आपको फुल्ली भेजूंगी। मेरे पास अभी 12th के 170 स्टूडेंट्स हैं तो एक एक का रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। डिफ़िकल्ट तो जो भी है बट एटलीस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो मैं जब जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है मैं आपके साथ पूरा डेटा शेयर करूँगी। बट तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना जिनका थोड़ा सा जो इशू हो सकता है मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। अब आगे एक्शन लेना ना लेना वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना और आगे के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ा सा हेड्स अप देना। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम थे न्यूट्रिशनिस्ट। ये जिन बच्चों पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा समरी दे दे, थोड़ा सा हम वो दे देते हैं बैकग्राउंड। हमारा चैप्टर का नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, नैदानिक पोषण है और आहारिकी। तो जब भी हम हॉस्पिटल बेस्ड डाइट जो होती है उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं या हम किसी डिजीज बीमारी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, चाहे छोटी सी बीमारी हो, फीवर हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, यहाँ से कॉम्प्लिकेशन से लेकर जब हमारा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, एक्यूट डिजीजेज होती हैं। देखिए दो टर्म हमारे कॉमनली यूज होती हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट। क्रॉनिक यानी कि जो आपका दीर्घकालिक रोग है, एंड एक्यूट जो होता है आपका अल्पकालिक जो आप बोल सकते हो। तो एक्यूट जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं बट बहुत ही जो सिवियर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपका कोविड का अगर हम केस ले ले तो कोविड क्या है, एक्यूट डिजीज है, कुछ वीक्स तक रहती है, इसके सिम्टम्स रहते हैं, बहुत ही ड्रास्टिक सिम्टम्स होते हैं। बट उसके बाद या तो जो होता है वो डिजीज खत्म हो जाती है या पेशेंट जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंडर सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो वो डिजीज ज्यादा समय तक मतलब एक इंसान की बॉडी में रह नहीं सकती, या तो डिजीज खत्म हो जाएगी या उसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंडर जो पेशेंट है वो जो है सकम कर जाते हैं। तो उस वो केस होता है। और सेकंड जो केस होता है वो होता है कि जिसमें डिजीज इंसान के साथ रहती है और लंबे टाइम तक वो सर्वाइवल इंसान का पॉसिबल होता है, और अगर हम उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर लें तो वो बीमारी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ठीक है, तो दो तरीके की बीमारियों के हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक डिजीजेस। अब जो जो भी एक तो हम जब भी बीमार होते हैं हम दो लोगों के पास जाते हैं। पहला होता है डॉक्टर। डॉक्टर जो होता है उसका काम होता है बीमारी खत्म करना। तो वो क्या करता है, वो थ्रू मेडिसिन या कुछ टेस्ट रन करता है आपके साथ और फिर आपको बताता है कि ये बीमारी इतने समय तक चलेगी, आपको ये काम करने हैं, आपने अगर ये चीज़ें फॉलो करी, ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो किया तो आप जो है ठीक हो जाएंगे। और इस तरीके से बीमारी खत्म की जा सकती है और इस तरीके से इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड जो पर्सन होता है जो डिजीज को कम हमें मदद करता है क्योर करने में, वो होता है डाइटिशियन। डाइटिशियन का काम क्या होता है, डाइटिशियन का काम होता है सारा जो भी डाइट बेस्ड जो भी एक पेशेंट की जो डाइट बेस्ड जो बताते हैं उसको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, एक डाइट प्लान उनको सजेस्ट करते हैं। जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है दवाई की, उसी तरीके से वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डाइट की कि आपने इतने टाइम तक ये डाइट खानी है, इतनी क्वांटिटी में, इतने बजे। तो वो पूरा आपको डे का प्लान देते हैं, इतने बजे आप खाना खाएंगे, इतने बजे आप एक्सरसाइज करेंगे। आपकी दवाई वाली प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के साथ डॉक्टर ने दी होती है, तो दवाई के पहले ये खाना है या दवाई के बाद ये खाना है वो भी डाइटिशियन आपको इन्फॉर्म करते हैं। ये हो गया कि अगर आप घर पे हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन हो गई। सेकंड आपकी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं तो डाइटिशियन का काम होता है इंश्योर करना कि आप वो डाइट जो आपको दी गई है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जो आपके चेक करते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप वही डाइट कंज्यूम कर रहे हैं।
और कई केसेस में स्पेशली जो किचन्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, वहाँ पे भी वो इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की जो जो रिक्वायरमेंट थी या जो डाइट उसको सजेस्ट की गई वो उसको मिले। तो वो वैसा ही फॉर्मूला जो बताया गया है वही डाइट जो पेशेंट को दिया जा रहा है। ठीक है। मैम हाँ जी। मैम आपने स्क्रीन शो कर रखी है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, 1 सेकेंड। नो। ओ हाँ, यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी थी पर मैंने यहाँ नहीं करी। ओके, अब आ रही है। नो मैम। यस मैम। मैम आ गई। यस यस मैम। मैम आ रही हाँ है। जी। यस मैम आ गई। हाँ जी, तो हम आते हैं कि अब डाइटिशियन कैसे काम करता है, डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं वो तो सबको ही पता होता है, पर डाइटिशियन का काम कैसे होता है, क्या-क्या ड्यूटी है। तो सबसे पहले जो डाइटिशियन के पास पेशेंट आता है तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस एक इंसान का पता करते हैं। हमने जैसे जो सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंस में एक होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसमें जो है नए-नए मेथड न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डिस्कवर करना। क्योंकि जो न्यूट्रिशन असेसमेंट होता है काफ़ी जो है बहुत ही पुराना टेक्निक होती है और काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है। तो अगर हम जल्दी से जल्दी हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकें, सिंपल सी, जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले लो, आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन्स में आपका आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। आजकल आपको वॉच आती हैं, आपकी एक्टिव कैल्स आते हैं जो कि आपकी कैलोरीज काउंट कर लेते हैं, आपका कितना रन हुआ, पीडोमीटर्स आते हैं जो कि आप कितना चले, स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। फ़ोन में ऐप्स आती हैं जिससे आप अपना डाइट वगैरह डालेंगे तो वो आपको बता देंगे आपने कितनी कैलोरीज खाई, कितना। तो ये सब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है जो कि इस प्रोसेस में डाइट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इसका एक पार्ट आता है। पेज नंबर है आपका 59 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो बैक टू दिस, तो इसीलिए ये तो पहला आ गया न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अलग अलग तरीके हैं, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक होता है आपका ABCD टेक्निक होती है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। हाँ, तो ABCD होती है। पहला आपका आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक यानी कि मानव मिति साधन। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस का पहला स्टेप होता है पता करना, मानव मिति मापदंड निकालना, यानी कि एक इंसान की लंबाई, उसका भार, उसकी कमर की परिधि यानी कि उसका वेस्ट सरकमफ्रेंस, हाइट निकालनी, वेट निकालने। इससे पता चल जाता है कि इंसान क्या है, हेल्दी है, नॉर्मल है, या फिर अंडरवेट है या ओवरवेट है। ठीक है, यानी ओबीस है या जो है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बायोमेट्रिक। उसके बाद आपका आता है द लेबोरेटरी मेजरमेंट आते हैं आपके, लेबोरेटरी मेजरमेंट्स होते हैं। इसमें आपका ब्लड शुगर लेवल आते हैं आपके। इसके अलावा आपके क्या आते हैं, जो भी ब्लड शुगर लेवल में भी ब्लड यूज होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, एक्सरे जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे कि किसी की बॉडी में केमिकल डेफिशिएंसी है तो एक्सरे के मीडियम से, एक्सरे मेथड से पता चल जाता है कि बोन जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। इसके अलावा बोन डेंसिटी वगैरह भी निकाली जाती है, वो भी लेबोरेटरी मेजरमेंट्स में आती है। तो ये सारे केमिकल हो गए। बी जो मैंने आपको बताया था, बी होता है आपका बायोमेट्रिक में आपका जो भी आपका उसमें आता है ब्लड प्रेशर वगैरह नापना, थर्मामीटर से जो टेम्परेचर वगैरह नापना है, वो सारे फिजिकल में जो आपका आ रहा है ना, तो इससे हार्ट बीट वगैरह चेक करना, ये सब इसमें आता है। फिर आपका डी मतलब आपका डायग्नोस्टिक्स आता है। डायग्नोस्टिक मतलब कि सिम्टम्स पता करना किसी का, वो इसमें मेंशन नहीं किया गया। आई गेस ये बुक में से मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मेंशन होगा ABCD वाले टेक्निक। न्यूट्रिशन से डायग्नोस्टिक प्लानिंग नहीं, इसमें भी नहीं है। बस बेसिक आप इतना याद रखिए कि 4 टेक्निक्स होती हैं। जो है डी मतलब डायग्नोस्टिक यानी सिम्टम्स से पता करना, जैसे कि जो है पफीनेस है, कोई स्वेलिंग है, येलो है स्किन, पेल है, तो ये सब तरीके से जो है पता किया जा सकता है। ठीक है,
तो फिर पहला हो गया न्यूट्रिशन असेसमेंट, इन 4 मेथड से की जाती है। एनालाइज न्यूट्रिशनल नीड, अब आपने एक बार असेसमेंट कर दी, आपके पास आ गया कि एक इंसान में ये चीज़ों की कमी है, अब उसको ये कमी को दूर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो चीज़ों को के लिस्ट बनाना। प्रिस्क्राइब दी अप्रोप्रिएट डाइट ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स यानी कि जो भी उसकी बीमारी है उसके बेसिस पे, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे एक डाइट प्लान अप्रोप्रिएट बनाकर रखना। recommend therapeutic diet and diet modification for the management of various diseases, और जो भी डिजीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग डाइट को मॉडिफाई। अब देखिए ये चीज आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक होती है आपकी मेडिकल डाइट, ठीक है, मेडिकल डाइट यानी कि आपने जो है आपने नॉर्मल डाइट से जो अलग डाइट होती है, नॉर्मल डाइट जैसे कि आप रेगुलरली खा सकते हैं, और नॉर्मल या मॉडिफाइड डाइट होती है जब आप नॉर्मल डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उसको आप कहते हैं थेरेपेटिक या मॉडिफाइड डाइट्स। अब उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके, जैसे कि आप या तो कंसिस्टेंसी चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर एक इंसान, जैसे किसी के को चबाने में प्रॉब्लम है, उसके गले में ट्यूब लगी हुई है, वो चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता फूड, तो उस केस में क्या किया जाता है, उसको जो उसका फूड रूट होता है खाना देने का वो बदल दिया जाता है। अब रूट बदलेंगे तो रूट बदलने के लिए हमें उसकी कंसिस्टेंसी भी बदलनी पड़ेगी। सॉलिड फूड आप पेट के अंदर डायरेक्टली नहीं डाल सकते, तो आपको फूड को थोड़ा सेमी डाइजेस्ट करके फिर उस, हाँ, लिक्विड भी डालते हैं, सेमी सॉलिड भी डालते हैं, सॉलिड भी डालते हैं। अलग अलग तरीके के फूड जो है वो अलग अलग, हम कौन से रूट से ले रहे हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस है उस बीमारी की, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो डाइट मॉडिफिकेशंस में हर चीज काउंट होती है, इवन उसकी कंसिस्टेंसी। या देखो दिन में पहले वो इंसान मान लो 4 बार खाना खाता था, पर अब उसकी डाइट है इस तरीके से कि वो इतना अमाउंट जो है वो एक साथ नहीं खा सकता, तो उसकी हम डाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, यानी दिन में 4 की जगह वो 6 बार खाना खाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, साथ के साथ अमाउंट जो है वो कम कर दिया, टाइमिंग्स चेंज कर दी खाने की, कि इस टाइम पे उसकी दवाई का टाइम है, उस समय वो नहीं खा सकता, तो उसके बाद उसको लेनी है या उससे पहले लेनी है। फूड और जो मेडिसिन है उसके बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए, उस बेसिस पे भी जो है वो डाइट मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। फूड की कॉम्पोजिशन, कि कौन सा न्यूट्रिएंट अलाउड है और कौन सा न्यूट्रिएंट अलाउड नहीं है। जैसे किडनी का पेशेंट अगर है, तो किडनी पेशेंट को हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं दे सकते, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि उसकी डाइट में से प्रोटीन कम कर दिया जाता है। अब इसी तरीके से अगर कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसकी डाइट में से फैट जो है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि फैट उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कोई लिवर का पेशेंट है, तो उसकी बॉडी में से विटामिन ए कम कर दिया जाता है और फैट कम कर दिया जाता है, क्योंकि वो फैट और जो विटामिन ए है या फैट सोल्यूबल विटामिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। अगर उसको किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत है जो डाइट से नहीं मिल सकते, तो वो भी उनको जो रेकमेंड की जाती है, और वो भी डाइट मॉडिफिकेशन में ही आती है। समझ आया? तो उस बीमारी के को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब बदलाव कर, जैसे बुखार होता है अगर किसी को, मैं जो एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, ये आपके सिंपल उसमें आ सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस में, कि कौन से डिजीज में कौन से न्यूट्रिएंट की रिकमेंडेशन होती है, मतलब बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो बुखार है, उस केस में प्रोटीन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी के टिश्यू ब्रेक होते हैं फीवर के केस में, जो आता है, एंटीजन आता है बाहर से, जो आपका अटैक करने वाला आता है, वो क्या होता है, वो क्या करता है, बॉडी के सेल्स को ब्रेक करता है, जो भी बाहर से जो वो आ रहा है, फॉरेन एजेंट आ रहा है, तो वो उसके वजह से टिश्यू ब्रेक डाउन होता है। टिश्यू ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, हमें वीकनेस होती है तो उसको कम्बाइट करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए आपने देखा है बुखार में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, और एनर्जी कंटेंट हमें और प्रोटीन कंटेंट बढ़ा लेना चाहिए। जैसे आपको मैंने किडनी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको ओबेसिटी का, मोटापे का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो हार्ट डिजीज का आपको एग्जांपल दे दिया। यही आपकी कॉमन डिजीजेस होती हैं
जिस केस में क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ाना है, कौन सा घटाना है, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। एंश्योर दैट द पर्सन रिसीव व्हाट वाज रेफर्ड, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। प्लान डाइट फॉर इल पेशेंट एज वेल एज पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग सर्जरी। तो एक बार इसके अलावा और कौन कौन से जो है, जब बीमार है एक इंसान, उसके साथ साथ जब वो हॉस्पिटल में वैसे पहले उसको किन किन बात, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की सर्जरी होनी है तो सर्जरी के लिए उसकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए भी डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे भी क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, बॉडी के सेल्स बहुत ब्रेक होते हैं, क्योंकि सर्जरी का प्रोसेस इस तरीके का होता है, तो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है वो। तो उसके लिए एक इंसान की बॉडी को प्रिपेयर करना पहले से, पर सर्जरी से जस्ट पहले क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड डाइट दी जाती है, क्योंकि उस समय जो होता है सर्जरी में ज़्यादा वो जो है प्रोटीन वगैरह, ज़्यादा एनर्जी वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उस समय उनको लाइट डाइट देना, और पोस्ट सर्जरी क्योंकि टिश्यू ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो उसको भी रिपेयर करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट हमें देनी पड़ती है। तो इस चीज़ के अभी हमें ध्यान एज अ डाइटिशियन ध्यान रखना पड़ता है। डाइटिशियन की ड्यूटी है इन रिक्वायरमेंट्स को फुल करना। डाइटिशियन और क्या-क्या करते हैं इसके अलावा, आप जो अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल वो क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशनल कैंपेन्स दे करते हैं। आप लोग जो है सोशल मीडिया पे होते हो, आपने देखा होगा कि कई बार डाइटिशियंस आके जो है कोविड को लेकर ही सिंपली लोग अपना देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कैंपेन्स रन करते हैं। नॉर्मली भी अगर आप देखोगे कि वॉक्स, रन्स और इन सब में भी प्रमोशन किए जाते हैं डाइट की, वो सब की करते हैं ताकि कम्युनिटी में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो। फूड सर्विस मैनेजमेंट सच एज ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस में भी काम करते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग होते हैं, क्योंकि जैसे कि ऑर्फनेज है, छोटे बच्चे हैं, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखने के लिए भी वहाँ डाइटिशियन की ज़रूरत होती है, कि वहाँ जो डाइट मिल रही है, ऑर्फनेज यानी जो अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, तो वहाँ इस उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ओल्ड एज होम है, वृद्ध लोग होते हैं, उनकी भी डाइट जो है अलग होती है नॉर्मल एडल्ट से, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे भी एक जो है जो प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो डाइट सजेस्ट कर सके। हेल्प पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीज आपको बता चुकी हूँ, क्रॉनिक यानी कि जो लंबे समय तक चलती है, एंड गैर संक्रामक रोग भी कहते हैं इसको। गैर संक्रामक यानी कि जो कि जो इन्फेक्शियस नहीं होता, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में टच से फैलता नहीं है, उनको भी क्रॉनिक की कैटेगरी में डालते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आपका आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब कैसे हम डिसाइड करते हैं, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है कि एक इंसान की डाइट कैसे प्लान की जाएगी। हाँ जी। मैम ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक डिजीज है, हाँ, टीबी जो है वो, पर टीबी इन्फेक्शियस है। मगर इन्फेक्शन जो टच होने से होता है अगर हाँ, जूठा खा लेते हैं। टीबी हाँ फैलता है, टीबी फैलता है, ओके मैम। इन्फेक्शियस होती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग क्या होती है। अब फैक्टर्स आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए, किन किन फैक्टर्स पर हम डिसाइड करते हैं जब आप डाइट प्लान करने बैठेंगे, तो क्या चीज़ें नोट करेंगे आप एक पेशेंट की। पहले आप देखेंगे एज। एज क्यों नोट करेंगे, क्योंकि आरडी आपको पता करना है उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी कैलोरी ले सकता है, कितना दिन में प्रोटीन ले सकता है, कितना विटामिन ले सकता है, कितना कैल्शियम ले सकता है। हर एक न्यूट्रिएंट का आरडीए पता होने के लिए आपको उसकी एज पता होनी ज़रूरी है। दूसरा जो आपको उसका सेक्स पता होना चाहिए, इसका वो मेल है फीमेल है, क्योंकि आरडीए मेल और फीमेल पर भी डिपेंडेंट होता है। तीसरा जो होता है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, क्या काम करता है, इससे आपको आइडिया लगता है कि वो कैसी एक्टिविटी स्टाइल है उसका, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव है या सिडेंट्री है, बिल्कुल काम नहीं करता, या मॉडरेटली एक्टिव है, या बीच में आता है कैटेगरी में। तो ऑक्यूपेशन से हमें पता चल जाता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। और आरडीए जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंडेंट होता है। आरडीए का आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आपको शेयर ही कर देती हूँ, 1 सेकेंड।
दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर है ये, बट स्टिल आपको दिख रहा है कि ग्रुप लिखा हुआ है, इसमें एज पता चल रही है आपको, मैन एंड वीमेन, मतलब एडल्ट मैन एंड एडल्ट वुमेन। फिर इन्फेंट्स दिए हुए हैं, उनकी एज लिखी हुई है, चिल्ड्रन की लिखी हुई है, बॉयज गर्ल्स की लिखी हुई है। ठीक है, सबकी अलग अलग एज ग्रुप में डाला है, तो इसलिए आपको एज पता होना चाहिए। अब मेन एंड वुमेन लिखा है तो सेक्स पता होना चाहिए, मेल है कि मेल है या फीमेल है, उससे आपको आरडीए पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसका लाइफस्टाइल या ऑक्यूपेशन, तो आप इससे पता कर सकते हैं उसका लाइफस्टाइल कैसा है, सिडेंट्री है, मॉडरेट है या हैवी वर्कर है, दोनों के केस में चाहिए होता है। फीमेल के केस में आपको अदर जो चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है। ठीक है, इसके बाद उनका बॉडी वेट जो होता है, आइडियल बॉडी वेट जो होता है, एक मेल का 60 होता है और एक फीमेल का 55 होता है। अब आप इसके बेसिस पे देखेंगे कॉमन जो आरडी है आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, एनर्जी कितनी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन कितना, सॉरी ये है फैट कितना चाहिए, विजिबल फैट, देन कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन। और ये तो छोटा सा चार्ट है, आपको पूरा डिटेल में भी ये चार्ट जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, बट ये जस्ट आपको जिस देने के लिए कि इस तरीके से हमें आरडीए पता चलता है कि एक दिन में हमें एक इंसान को कितने कितने न्यूट्रिएंट्स हमें देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ आया? तो इसलिए यस मैम। हमें ये पॉइंट्स नोट करना, ये जो चार्ट होते हैं ये मॉडिफाई होते रहते हैं। ये जो चार्ट है ये सेम नहीं रहते, ये हर बार रिसर्च, हमने बात की थी ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है और उसके बेसिस पे जो है हर कंट्री में ये जो चार्ट्स होते हैं ये मॉडिफाई होते रहते हैं। हमारे जो चार्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है यूके बेस्ड जो होते हैं या जो आपका फॉरेन बेस्ड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं पे ही डिपेंडेंट होते हैं, बट उनको हम जो है अपने एशिया के बेसिस पे जो फिजिकल एक्टिविटी है उनके बेसिस पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो पता चल गया आपको कैसा आरडीए क्या होता है, आरडीए कैसा दिखता है टेबल, और उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम डाइट जो है वो डिसाइड करते हैं। फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसलिए पता होना चाहिए कि आपको पता चलेगा उससे फूड हैबिट्स भी डिसाइड होती हैं। एक इंसान जो है वो क्या खा सकता है, कितना उसका बजट है, सोशियो इकोनॉमिक से आपको पता चलेगा। आप ऐसी महंगी चीज़ें फिर सजेस्ट नहीं करेंगे जो कि उसके बजट के बाहर होंगी, या आप उसको महंगी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उसके बजट में है। कल्चरल वैल्यूज यानी कि वो नॉन वेज वेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। फिर उसके बाद फूड हैबिट्स, मैंने आपको बताया कि फूड हैबिट्स में सब कुछ आता है कि दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल चॉइसेस भी कुछ लोगों के, जैसे कुछ लोग पसंद करते हैं वीगन होते हैं, ये वो जो है कुछ भी वाइट या कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, तो जैसे राइस भी नहीं खाएंगे, पॉलिश राइस नहीं खाएंगे, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। और जो है वो ज़्यादातर जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो पर्सनल फूड चॉइसेस भी होती हैं, कुछ लोग कुछ फूड पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ फूड पसंद नहीं करते, तो आप उनको वो सजेस्ट नहीं कर सकते। एथनिक्स या जाति और धर्म ये भी पता डिसाइड कराते हैं कि कल्चरल वैल्यूज क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इस सब के लिए। फिर आता है कि इसके अलावा, ये तो नॉर्मल डाइट प्लानिंग पे हम किन किन फैक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद आता है ड्यूरिंग इलनेस, अब हम बीमार पेशेंट की बात कर रहे हैं, हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो उस बीमारी के टाइम पे भी हम दो चीज़ें देखते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ द पर्सन, कि वो इंसान कैसी स्टेट में है। अब कैसी स्टेट यानी कि बेड पे है, खुद कंज्यूम कर सकता मैम है या इसका नहीं। पेज नंबर बता दीजिए प्लीज एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बेटा 59 जो था वो था, उससे स्टार्ट हुआ था, ये 5960 तक आ गया आपका, एक ही पेज अभी इंक्लूड हुआ है। अभी हम उसी पे ही है, अभी हमने डाइट मॉडिफिकेशन पे नहीं आया, अभी हम यही है कि क्या क्या कंसिडरेशन है। ठीक है, यस मैम। ये मानव मिति हमने कर लिया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा आ चुका है। हम फीडिंग रूट्स भी कर। फीडिंग रूट्स मैंने आपको जनरली बताया, अभी हम डिटेल में आएंगे।
यहाँ तक मुझे लग रहा है हमारा हो गया है। इस पेज 59 पे ही है अभी हम। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है कि वो ड्यूरिंग इलनेस क्या है, वो फिजिकल स्टेट कैसी है, यानी कि बेड रिडन है, मतलब या तो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। तो बेहोश इंसान अपने आप खाना नहीं खा सकता, तो उसको हमें जो है इस तरीके की डाइट देनी है कि वो जो है उसको लिक्विड फॉर्म में बॉडी में उसको थ्रू वेन्स इंट्रावीनस या जो भी उसको ट्यूब के मेथड से दे सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से रूट्स पे देनी है उस डाइट को। और उसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट रिजीम, दवाइयाँ कैसी दी जा रही हैं, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, इनका भी ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज डाइट थेरेपी, हमने यहाँ डाइट थेरेपी पे आ गए हैं। डाइट थेरेपी भी दिखी थी, कहाँ गई? हाँ 59 ही है, यहीं पे हम। ठीक है, फिर आ जाता है डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी? फर्स्ट चीज कि पहला तो है कि आहार की बनावट, डाइट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो आप दे रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला होगा, कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं, कौन से नहीं देने। डाइट मॉडिफिकेशंस, कैसी फॉर्म में डाइट को देना है। करेक्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और जो पेशेंट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट कम थे उनको सही करना। जैसे हमने सबसे पहले हमने असेसमेंट ही किया, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, तो हम उससे करेक्ट करेंगे कि उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट को सही करना है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स है डाइट थेरेपी के। पहला, डाइट को फॉर्मुलेट करना, कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन से नहीं होने। मॉडिफिकेशन, कौन सी फॉर्म में देना है, और अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की करेक्ट करने की ज़रूरत है, कमी है, तो उसको सही करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी क्यों करते हैं डाइट थेरेपी? प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बीमारी की कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ना हो सके। दूसरा है काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स को पता रहे कि उनको कोई फूड दिया जा रहा है और किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। पेशेंट एडहर टू द प्रिस्क्राइब डाइट, और डाइट थेरेपी से पता पेशेंट जो है वो अपने डाइट को फॉलो करने के लिए मोटिवेटेड होता है। अगला आपका है न्यूट्रिशनल केयर एक्टिविटीज क्या होती है, पोषण देखभाल गतिविधियां, स्टेजेस होती हैं। पहला न्यूट्रिशनल असेसमेंट, तो ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। पहली स्टेज होती है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं। ABCD इसमें आता है आपका डायग्नोसिस और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फिर उसका पता करना कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमने असेसमेंट किया, सारे सारे टेस्ट रन करें, हाइट ली, वेट लिए, ब्लड टेस्ट करे, सिम्टम्स देखे, और फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आए कि हाँ इस इंसान को ये वाली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, अनीमिया है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जो भी है। फिर तीसरा, प्लानिंग न्यूट्रिशनल केयर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट। हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड डाइट और उसका प्रोग्राम आता है कि इतने वीक तक चलेगा, ये डाइट इसको लेनी है, इतने इतने बजे लेनी है। ठीक है, इतने इतने टाइम पे आपने जो है डाइटिशियन को रिपोर्ट करना है या उससे बात करनी है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। अब आप उसको अप्लाई करेंगे आप जो है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। फिर इवेल्युएटिंग आउटकम्स ऑफ द प्लान, अब उसके बाद फिर से ये न्यूट्रिशन असेसमेंट की जाती है ताकि पता चले कि जो प्लान किया था वो सच में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मेकिंग चेंजेस इन द प्लान इफ नेसेसरी, और अगर जो है बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें डाइट में फिर से यहाँ पे जो है चेंजेस की जाती हैं। तो ये आपके 6 स्टेजेस होते हैं पोषण देखभाल संबंधी गतिविधि। यानी पहले पोषण के स्तर को जांचो, फिर उसके बाद पता करो समस्या क्या है, फिर उसके बाद उसके लिए प्लान करो कि ये करना है, इतने इस तरीके से करना है, फिर उसको सच में करना वो पेशेंट का काम है, और इंश्योर करना कि वो करे वो डाइटिशियन का काम है। तो उनको रेगुलर कॉल्स देना, रेगुलर उनसे डेटा लेना, आज आपने किया नहीं किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, फिर चेक करना उसके बाद दोबारा एक टाइम के बाद कि हाँ हमारा 6 महीने का, जैसे मान लो सॉरी 6 वीक का उन्होंने बनाया प्लान, 6 वीक्स के बाद दोबारा बुलाया, सारे टेस्ट दोबारा रन किए, और फिर देखा कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ या कहीं कोई कमी रह गई, उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर से डाइट में चेंजेस करें। ठीक है, तो न्यूट्रिशन असेसमेंट जो होते हैं ये स्टेजेस होते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाती है न्यूट्रिशन असेसमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर्स कौन कौन से, एज, सेक्स, ईटिंग हैबिट्स, ये सब जांची जाती हैं। हिस्ट्री ली जाती है कि उसको कोई और बीमारी कभी थी या नहीं थी। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स लिए जाते हैं, हाइट वेट वगैरह। लैब टेस्ट रन किए जाते हैं, ब्लड शुगर वगैरह। उसके फिजिकल मेजरमेंट आपको बताया, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, इवन आपका ब्लड प्रेशर, ये सब भी इसमें आता है।
फिर इसके बाद उसकी जो है डेफिशिएंसी, इसमें सिम्टम्स के बेसिस पे जो है वो की जाती है कि कौन कौन से डेफिशिएंसी का रिस्क उन इंसान को हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये जांची जानी चाहिए बिफोर आप कोई भी उनको प्लान सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इस बेसिस पे आप करेंगे। अब हम आ जाते हैं डाइट जो है मॉडिफिकेशन। कितने तरीके की डाइट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डाइट्स इंपॉर्टेंट है। तो पहली होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइट, स्टैंडर्ड या फिर आपकी रेगुलर डाइट, और दूसरी होती है आपकी मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट यानी कि आपकी संशोधित आहार, ठीक है। तो सामान्य आहार और संशोधित आहार। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइट होती है उसमें सारे फूड ग्रुप्स उसके अंदर होते हैं। फूड ग्रुप्स आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, अलग अलग फूड ग्रुप्स होते हैं। पिरामिड, फूड पिरामिड आपको पढ़ाया था, उसमें सारे फूड ग्रुप्स हमने कवर किए थे। तो उसमें आपके सबसे सीरियल वाले फूड ग्रुप होते हैं, फिर दालों वाले होते हैं, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आते हैं, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर नॉन वेज प्रोडक्ट्स आते हैं, और सबसे ऊपर हमारा शुगर वगैरह वाले जो ग्रुप्स आते हैं। तो सारे फूड ग्रुप आपके स्टैंडर्ड और रेगुलर डाइट में होते हैं फॉर हेल्दी इंडिविजुअल। और स्टैंडर्ड और रेगुलर डाइट किसको दी जाती है? एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंसान को दी जाती है, ताकि वो हमेशा हेल्दी रहे। इंक्लूड्स ऑल टेक्सचर्स ऑफ फूड, इसके अलावा हर तरीके की तरलता है, हर तरीके के टेक्सचर के जो है फूड हो सकते हैं। जैसे कठोर भी होता है, कोमल भी होता है, तरल भी होता है, मिक्सचर ऑफ टेक्सचर होता है उसके अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट अब किसके बेसिस पे की जाती है? एडजस्टेड टू मीट मेडिकल नीड ऑफ द पेशेंट। मेडिकल दी नीड नहीं आएगा, मेडिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट होगा, ठीक है। तो ये बीमारी की जरूरत के आधार पर परिवर्तन के हिसाब से बनाए डिसाइड होता है। तो अब हमारी अगर नीड है कंसिस्टेंसी में, तरलता में परिवर्तन करना अगर जरूरत है बीमारी में, जैसे कि मान लीजिए इंसान जो है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, बर्न पेशेंट है, जल गया है, तो उसको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें तरलता में परिवर्तन करते हैं। हम उसकी डाइट में किसी और न्यूट्रिएंट में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी डाइट की कंसिस्टेंसी बदल रहे हैं, क्योंकि वो एक इंसान क्या है, बाकी चीजें उसको चेंजेस नहीं। तो हम उसकी डाइट देखेंगे कि वो लिक्विड ही खा सकता है तो लिक्विड देंगे, लिक्विड के अलावा कुछ पचता ही नहीं है। सॉलिड अगर खा सकता है तो सॉलिड देंगे, अगर सॉलिड नहीं खा सकता तो हम उसे सॉफ्ट डाइट देंगे। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं। लिक्विड डाइट में क्या आता है आपका? सूप्स आते हैं आपके। और कोई बता सकता है क्या क्या आता है लिक्विड डाइट में? एग्जांपल्स? जूस, हाँ, जूस हो गया, और जूस, मिल्क, देखो दो तरीके की, मिक्स, हाँ, लिक्विड डाइट दो तरीके की होती है। एक होता है क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी वो डाइट, ठीक है। अब उसमें आता है क्लियर सूप्स, क्लियर जूस, नारियल पानी, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं आपकी, ठीक है। तो वो क्लियर लिक्विड डाइट्स होती हैं। फिर होती है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट यानी कि जो कि क्या होता है, लिक्विड की कंसिस्टेंसी में होते हैं बट ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो जो क्लियर लिक्विड डाइट होती है वो बिल्कुल ऐसे पेशेंट जिनकी जैसे सर्जरी होनी है, जो कुछ नहीं खा सकते, तो उन लोगों को क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है। बर्न पेशेंट हो गए, इन लोगों को क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है। पर ऐसे पेशेंट जो कि क्या है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको और जितनी ज्यादा डाइट जो है वो क्लियर की तरफ जाती रहती है ना, जैसे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट सॉलिड में होते हैं, सॉलिड के बाद सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट सॉफ्ट में होते हैं, सॉफ्ट के बाद सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लिक्विड में होते हैं, लिक्विड के बाद सबसे ज्यादा, सबसे जो कम जो बच जाते हैं ना, बिल्कुल गिने चुने न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, वो होते हैं क्लियर लिक्विड में। तो जितना आप उसमें से सॉलिडिफिकेशन निकालते जाओगे ना, डिग्री जितनी कम होती जाएगी, विस्कोसिटी जितनी कम होती जाएगी डाइट की, उतना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो कम होते जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट डाइट हमारी सॉलिड डाइट ही होती है, ठीक है। तो आपने जैसे बताया लिक्विड में आपका मिल्क आता है, जूस आता है, सूप आते हैं, ये सब आते हैं। सॉलिड में तो सबको पता है क्या क्या आते हैं, है ना। सॉलिड के एग्जांपल्स क्या होंगे? मैम फ्रूट्स, हाँ, जो होल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सब सॉलिड में आएंगे। सॉफ्ट के यस। एग्जांपल क्या होंगे? मैम दलिया, खिचड़ी। दलिया, खिचड़ी। सॉफ्ट देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरली सॉफ्ट होते हैं, जैसे केला हो गया, आपने क्या किया, उसको केले को मैश कर दिया, सॉफ्ट ही होता है।
चीकू हो गया, वो भी सॉफ्ट होता है। ऐसे फ्रूट्स और ऐसे जो फूड होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। दूसरे होते हैं मैकेनिकली सॉफ्ट, जिनको ग्राइंड करके हम क्या करते हैं, फाइबर निकाल के सॉफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, उबाला हमने, जैसे आलू है, आलू हार्ड है, पर आलू पोटैटो को आप बॉईल करोगे सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यस मैम। आपने कुछ आपने एनर्जी यूज करके, मैकेनिकली कोई पावर यूज करके आपने उसको सॉफ्ट किया, तो वो मैकेनिकली सॉफ्ट फूड में आते हैं। तो सॉफ्ट भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरली सॉफ्ट एंड मैकेनिकली सॉफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी में चेंजेस करते हैं। आपको थोड़ा एग्जांपल भी मैंने दे दी कौन से डिजीज में क्या चेंजेस किए जाते हैं। फिर आता है चेंजिंग एडजस्टिंग न्यूट्रिएंट लेवल। दूसरे हम मॉडिफाइड डाइट कैसे की जाते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट कंटेंट में बदलाव लेकर आते हैं, यानी कि उस बीमारी में कौन से न्यूट्रिएंट्स अलाउड हैं, कौन से नहीं है, जो अलाउड है वो देने हैं, जो नहीं अलाउड वो नहीं देने, या कोई ऑलरेडी उस इंसान में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थी उसको करेक्ट करने के लिए कोई न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा देना है, तो वो भी हम न्यूट्रिएंट एडजस्टमेंट में करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो कब दी जाती है, जब इंसान को फीवर होता है तो हाई एनर्जी वाला डाइट दी जाती है। लो कब दी जाती है, जब उस इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन कब दी जाता है, जब एक इंसान की सर्जरी होनी होती है। और लो कब दिया जाता है, जब वो किडनी का पेशेंट होता है। सोडियम कब लो दिया जाता है, जब उस इंसान को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। फाइबर हाई कब दिया जाता है, जब कॉन्स्टिपेशन होती है। लो कब दिया जाता है, जब डायरिया या दस्त की परेशानी होती है। डायरिया। हाँ, बाकी प्रॉब्लम जैसे स्पिनच वगैरह ऐसे कई फूड होते हैं वो अलाउड हमें नहीं है। फाइबर हाई वाला बता दो प्लीज। हाँ जी, फाइबर फाइबर हाई, हाई वाला। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की दिक्कत होती है, तो फाइबर ज्यादा देना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। पर लो फाइबर के सोर्स बता दीजिए। फाइबर के जो बेटा होल फूड्स जो होते हैं, हाँ, होल ग्रेन्स, होल फ्रूट्स, सब में फाइबर होता है। तो आपने क्या करना है, होल की जगह आपने उसको जूस दे देना है। ठीक है, तो आप फ्रूट ना देकर फ्रूट में से फाइबर आप फिल्टर करके दे देंगे, छान के दे देंगे। ठीक है, पल्पी वाला जो होता है पल्प निकाल कर दे देंगे। जो है जो छिलका है, जैसे एप्पल है, एप्पल के जो पील होती है उस पे फाइबर होता है, तो आप उसका पील करके दे देंगे। तो इस तरीके से आपको जूस बनाओ, उसमें से रेशा निकाल दो, फिल्टर कर दो, सीव कर दो, तो उससे आप फाइबर का कंटेंट, जैसे नॉर्मल आटा है, आटे में आपका फाइबर होता है, पर आटा छान देते हो आप, जितना रिफाइन करते जाओगे मैदा के फॉर्म में आएगा, जितना सॉफ्ट होता जाएगा आटा, उतना फाइबर उसमें से निकलता जाएगा। तो कोई भी हम फूड है, नेचुरल फूड है, उसको जितना हम फिल्टर करते जाते हैं, जितना रिफाइन करते जाते हैं, जितना प्रोसेस करते जाते हैं, उतना उसमें से फाइबर जो है कम होता जाता है। ठीक है, फिर चेंजिंग मील्स, इंटरवल फीडिंग, ये मैंने आपको बताया कि कितने देर में खाना देना है, उसके में बदलाव भी हम मॉडिफाइड डाइट में ही डालते हैं। फूड हम वही दे रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट में बदलाव कर रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे पहले एक इंसान 4-4 घंटे के इंटरवल में खाता था, अब उसको 2-2 के इंटरवल में या 4-4 6-6 घंटे के इंटरवल में देना है, डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड्स। फिर चेंजिंग अमाउंट ऑफ फूड, जैसे एक मोटापे का शिकार है अगर कोई, तो उसको हमें कम खाना देना है। अगर कोई कुपोषित है, मैल नरिश है, तो फिर उसको अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। चेंजिंग फूड रूट्स मैंने आपको बता दिए कि रूट्स अलग अलग होते हैं, खाना देने के अलग अलग माध्यम होते हैं। ठीक है, आज हम इतना करेंगे। नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि आपका फिर रूट्स वाला थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हमारा कितना बच्चा, थोड़ा सा चैप्टर हमारा और बचा, आई गेस नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका हम टेस्ट लेंगे। तो आपकी जैसे ट्यूसडे की क्लास होती है, ट्यूसडे क्या डेट है, ट्यूसडे आपका है 27 को। 27। हाँ, तो 27 को हम क्लास लेके खत्म कर लेंगे अपना कोर्स, फिर 28 को टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, 28 को फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में से हम 10 मार्क का ही बस, ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं लेंगे। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आपको गूगल फॉर्म की फॉर्म में देंगे, तो उसमें आप अपना टेस्ट में आंसर करिए। फिर आपका थर्सडे जो है वो हम आपको इस चैप्टर का प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर? नहीं, फर्स्ट चैप्टर का प्रोजेक्ट हमने करा दिया, सेकंड चैप्टर के प्रोजेक्ट देंगे तो आपको। मैम टेस्ट हाँ, टेस्ट आपका टेस्ट दोनों कौन सी फर्स्ट चैप्टर? और सेकंड दोनों में से 5-5 क्वेश्चंस आएंगे दोनों चैप्टर्स में से। ओके।
ठीक है। और 31st का सैटरडे की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम अब हम सेकंड चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। आज मैंने सोचा था प्रैक्टिकल करेंगे, आज ना करके नेक्स्ट सैटरडे जो है हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और सैटरडे की क्लास हम मोस्टली अब हम प्रैक्टिकल्स को डेडिकेट करते हैं कि हमारा जैसे जैसे चैप्टर कवर होते जाते हैं हम उस चैप्टर पे बेस्ड हम प्रैक्टिकल्स करते जाते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। एनी डाउट प्लीज अपना काम कंप्लीट करिए और टाइमली सेट करिए। हाँ जी। मैम मैंने ना सारी वीक में क्लास ली है और मैं स्टार्टिंग से ही क्लास ले रही थी, बट मैम मेरी अब्सेंट है, इस वीक की मेरी अब्सेंट लगी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? मैम आकांक्षा। आकांक्षा। मैम मेरी भी लगी हुई है। 1 सेकेंड अमृता। आकांक्षा। मैम मेरी भी। मैम One मैंने भी second. सारी क्लासेस ली हैं बट 100% अटेंडेंस में ऐसा कुछ एक है एक नहीं, मेरी भी एक एक करके पहले आकांक्षा थी। आकांक्षा रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 5 मैम। 5 आकांक्षा। हाँ बेटा आपकी 20 मैम और अमृता। 22 की एब्सेंट लगी हुई है। मैम बट मैम मैंने सारी क्लास ली, मैम आपका पढ़ाए हो, मैम नोट भी करती हूँ मैम साथ तो साथ, पता नहीं देखो मैम कैसे लग... 20 को तो मैंने अटेंडेंस 22 की तो मैंने खुद ही क्लास के बीच में ली थी। उस टाइम आपने या तो रोल नंबर गलत बोला होगा। चलो मैम आपकी बट मैं मैम लगा मैंने तो देती मैंने हूँ। हाँ जी मैम हमें मैंने दोनों। साथ। ओके ओके बेटा कोई नहीं। तो आकांक्षा आप थे दोनों में प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट और यस कौन मैम। था? अमृता मैम है। कृतिका रोल नंबर 26। कृतिका रोल नंबर 26। आपकी लास्ट क्लास की 22 की तो लगी है। 20 को भी आए थे आप? मैम यस मैम, मैंने स्टार्टिंग से सभी क्लासेस लिए। वो एक्चुअली मेरे फोन में ना स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का जो बटन होता है ना वो खराब है, तो मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाती। बट मैंने ये बात कई बार नहीं मेंशन करी है कृतिका कि आपकी तो दोनों लगी है। आपकी तो लगी हुई है। आपकी स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास नहीं लगी, बाकी आपकी मैम सारी मैंने लगी। फर्स्ट क्लास भी ली थी, मैंने स्टार्टिंग से सारी क्लासेस ली हैं। ओके कृतिका ठीक है। मैम अमृता 44। अमृता 44। अमृता मैम आपकी एक आपने लीव ली थी, आपने मुझे इन्फॉर्म किया था। यस मैम। और 15 को भी आप नहीं आए थे। मैम मैंने की थी। 15 की आपकी एब्सेंट लगी हुई है। मैम रोल नंबर 36। रोल नंबर 36 अनन्या आपकी फर्स्ट क्लास में एब्सेंट लगी हुई है। मैम फर्स्ट क्लास में तो मैं प्रेजेंट थी 29 जून को। अच्छा ठीक है। और किसी मैम का मैंने कोई? मैम मैं क्लास भी में रिकॉर्ड प्रेजेंट भेजा है। थी। मैम रोल नंबर 46 ट्वेल्थ बी क्लास में। मैम कल मैंने क्लास ली थी और मैंने बोला कि रोल नंबर 44 है, बट आपने एब्सेंट लगा दी। 12th? ट्वेल्थ बी रोल नंबर बेटा 44 12th बी मिताली। की जो है वो एक बार विशु मैम से बात कर लेना बेटा आप। मैंने सिर्फ अटेंडेंस ली थी। मैंने एब्सेंट का मैंने बाद में दोबारा बोला, अगर मैंने लगाई थी आपको उसी टाइम बोलना था। आप उनसे बात कर मैम लो, मैंने वो बोला रिकॉर्ड वो आवाज मेंटेन करेंगे। 12th बी का रिकॉर्ड वो मेंटेन कर, उनको इन्फॉर्म कर दो वो लगा देंगे। मैम 12 मैम मेरी मैम लास्ट क्लास ली थी बट एब्सेंट लग रखी है मैम, हाँ तो स्क्रीनशॉट भी दिखा है। विशु मैम को बोल दो ना बेटा। यस मैम मैंने भी ली थी। मैम राखी 12th था। 12th बी के सब बच्चे विशु मैम को इन्फॉर्म कर दें जिनकी भी अटेंडेंस में कोई डिस्क्रिपेंसी है। और 12th ए का कौन है? मैम मैम मेरी तो मैं तो ली थी 54। सॉरी 16। मैम हमारा भी 24 रोल नंबर राखी। राखी 24। मैम लास्ट क्लास ली थी बट एब्सेंट लग रखी है। नहीं लगा दी थी मैंने बाद में। ओके मैम। मैम सपना रोल नंबर 9। अपना रोल नंबर 1 सेकेंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।